सोया हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर डंजन्स अपीयर होने लगे और डंजन्स के अंदर रहते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स। जब इंसानों ने इन मॉन्स्टर्स को डंजन से निकलता हुआ देखा तो उनको समझ में आ गई कि अब तो इनकी लगने वाली है। मगर आखिर में इंसानों को एक जरिया दिखा और वो जरिया वही था जहां से ये मॉन्स्टर्स निकल कर आ रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ डंजन्स की। डंजन्स को जब इंसानों ने एक एक करके क्लियर करना शुरू कर दिया तो उनकी अवेकनिंग हो गई और फिर उन इंसानों को बुलाया गया हंटर्स। हंटर्स 7 लेवल के होते हैं, 1 स्टार और 7 स्टार। मगर इनमें भी कुछ स्पेशल लोग थे जो कि 9 स्टार तक पहुंच चुके थे। अब इन स्पेशल लोगों को क्या लगने लगा कि वैसे भी 1 स्टार और 7 स्टार के लोग जो हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपनी फैमिलीज बना ली। जैसे कि किंगडम्स बनाते हैं तो इन 7 लोगों ने 7 बड़ी बड़ी फैमिलीज बना ली जिसके अंडर 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक हंटर्स इनरोल करते हैं और फिर इनके अंडर काम करते हैं, मतलब के अंडरडॉग। अब इस जमाने में क्या होता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि एक नेक्रोमेंसर है और वो 9 स्टार का हंटर है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। जब इन 7 फैमिलीज को ये बात पता लग जाती है कि एक ऐसा बंदा है जो कि कॉन्स्टेलेशंस के ब्लेसिंग्स के बगैर ही 9 स्टार का हंटर बन चुका है, उनको हमारा ये मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका निक नेम अनडेड किंग है, तो वो एक थ्रेट की तरह नजर आ रहा था जो कि उनके इन्फ्लुएंस को ठोस पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टेलेशंस के बगैर एक बंदा 9 स्टार का हंटर बन सकता है, फिर जो कि कॉन्स्टेलेशन के ब्लेसिंग्स के साथ साथ 9 स्टार के हंटर बन चुके हैं, तो उनमें और इसमें फर्क क्या रह गया। अनडेड किंग जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसको रोकने के लिए वन ऑफ द 9 स्टार का एक हंटर आता है जिसका नाम है डिमिट्री, जिसका निक नेम है सोर्सरर किंग। दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट होती है, मगर उस फाइट में अनएक्सपेक्टेडली हमारा अनडेड किंग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, बिल्कुल तोजी की तरह जब गोजो ने उसे पर्पल मारा था। मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि बेबस हालत में था, तो अब वो डिमिट्री से पूछने लगा कि आखिर उसके साथ फाइट लड़ने की वजह क्या थी। डिमिट्री उसे 2 रीजंस बताता है कि एक, वो उनके अंडर काम करने के लिए राजी नहीं हुआ, दूसरा कि कॉन्स्टेलेशंस के बगैर वो लेवल 9 तक पहुंच गया। कि अगर बाकी लोगों को पता चला तो कॉन्स्टेलेशंस के साथ जो लोग स्टार 9 के हंटर्स बन चुके हैं तो उनकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। कि वो लोग देखना नहीं चाहते कि लोगों में उनकी इन्फ्लुएंस कम हो जाए, कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं तो उसको कौन ही गंवाना चाहेगा। इतनी सारी डिमिट्री की बातों को सुनकर आखिर में अनडेड किंग के हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो वो डिमिट्री से बोलता है, शायद यही सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी बातें इतनी गौर से क्यों सुन रहा हूँ, तो इसके पीछे भी मेरी एक रीजन है। रीजन बताता है तो उसी के साथ अपनी अनडेड नेक्रोमेंसी की पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी आर्मी को समन करता है। पर हमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम पता चलता है जिसका नाम है रियूगा। मस्त नेम है अगर मुझसे पूछो तो। रियूगा अपनी आखिरी बची कुची जो पावर है उसको एक्टिवेट करता है, जिसको जब डिमिट्री देखता है तो वो कहता है, तुम में इतनी पावर बची है तो चलो मैं तुम्हें अपना फाइनल ब्लो का मजा चखाता हूँ। डिमिट्री जो होता है तो उसको गॉड्स की ब्लेसिंग्स जो मिली है तो उसमें वो ओडिन आई की पावर को यूज करता है, जिसे देखकर हमारा रियूगा जो होता है तो वो थोड़ा बहुत घबराने लगा। मगर वो इस चीज को खुद को रोकने नहीं देता और उसके पास भी एक ट्रम्प कार्ड होता है। ट्रम्प कार्ड में उसके साथ क्रोनोस की क्लॉक होती है। उससे क्या होता है कि उसमें अगर तुम कॉन्स्टेलेशंस के ब्लेसिंग्स की पावर डाल देते हो तो तुम वक्त को कंट्रोल करके पीछे जा सकते हो। हमारे रियूगा को कॉन्स्टेलेशंस की ब्लेसिंग्स नहीं मिली और उसके बगैर वो स्टार 9 का हंटर बन चुका है। इस वजह से वो टाइम में पीछे नहीं जा सकता। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो उसको यानी कि डिमिट्री को खुद पर अटैक करने देता है। डिमिट्री के पास कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग्स की पावर है जिसको अब हमारा रियूगा इस क्लॉक में स्टोर कर लेता है और अब उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब के टाइम में पीछे जाने की, तो वो पूरी हो जाती है। प्रोसेस में रियूगा जो था तो वो हंस रहा था, जिसको डिमिट्री नोटिस कर लेता है। तो डिमिट्री अपने मनी मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर कहने लगा कि ये बंदा आखिर हंस क्यों रहा है, वो भी मेरे फाइनल ब्लो को देखकर। मगर रियूगा अपने इस ट्रम्प कार्ड को रिवील नहीं करता और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगता है और आखिर में डिमिट्री को अपनी मिडिल फिंगर
अबे कॉपीराइट। और आखिर में डिमिट्री को अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर वो वक्त में पीछे चला जाता है जब उसके सामने फर्स्ट टाइम सिस्टम अपीयर हुआ था। और वक्त में पीछे आने के बाद रियुगा खुद को उसी कमरे में पाता है जहाँ पर वो रहता था। और अगर हम वक्त पीछे जाने की बात करें तो ये कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 23 इयर्स पीछे गए। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो कंसर्न उसकी इस बात की होती है कि वो कब डिमिट्री से अपना बदला लेगा, क्योंकि एक पैथेटिक रीजन की वजह से वो रियुगा को मारना चाहता था। रियुगा आसपास इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि हाँ, ये वही कमरा है और ये वही जगह है जहाँ पर वो रहता था। और ये वही वक्त भी था जब उसने अनाथ आश्रम को छोड़कर एक सिटी बॉय लाइफ जीने का सोचा था। और किस्मत ने उसके सामने एक स्टेटस विंडो पेश कर दिया, जिसके बाद वो बना एक हंटर, वो भी 9 स्टार का। और अपने स्टेटस विंडो पर देखने के बाद कि उसकी हर एक एबिलिटी कौन से लेवल पर है, तो उसको सिस्टम अब क्लास चूज करने का ऑप्शन देता है, जिसमें ऑब्वियसली उसे नेक्रोमेंसर तो नहीं दिखता क्योंकि वो एक रेयर क्लास है जिसको अवेकन करना पड़ता है। रियुगा हमसे कहता है कि जब फर्स्ट टाइम उसने सिस्टम को देखा और सिस्टम ने उसको एक क्लास चूज करने का ऑप्शन दिया तो उसने बिना सोचे एक क्लास चूज कर ली, जिस वजह से जो उसकी ग्रोथ स्पीड थी तो वो बहुत धीरे धीरे से हो रही थी। मगर अब जबकि वो अब पास्ट में आ चुका है और उसे पता है कि चीजें कैसे चलती हैं, तो वो क्लास अभी चूज नहीं करता। वो कहता है कि मेरे अब अपने प्लान है कि मैं कैसे क्लास को चूज करूंगा और कैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा कि आखिरी अंत तक मैं सरवाइव करूंगा। ये कहते हुए वो अपना जैकेट पहनकर अब एक मॉल की ओर जाता है। और ये मॉल स्पेशल हंटर्स के लिए बना था और इस मॉल का नाम था नारुहाबारा मार्केट, जहाँ पर जब हमारा रियुगा जाता है तो सबसे पहले काउंटर पर एक क्यूट सी लड़की उसका स्वागत करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि वो वहाँ की एम्प्लॉई है और उसे पता होता है कि कौन सा बंदा क्या खरीदने वाला है। हालांकि रियुगा के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, तो उस वजह से इस लड़की को लगने लगा कि ये बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। वो उसको बड़ी ही एक्सपेंसिव चीजों के नाम बताता है, लेकिन हमारा रियुगा तो सिर्फ एक आइटम में इंटरेस्टेड होता है और उसी वजह से वो यहाँ पर उसे खरीदने के लिए आया है। रियुगा बड़े ही सीरियस अंदाज में उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे पास द रिंग ऑफ एबिस होगी? तो वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये लड़की हमें बताती है कि वो जो रिंग थी तो उसमें बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, इस वजह से कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। खरीदना तो छोड़ो, कोई भी उसको टच नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा डीबफ है ना, जो कि तुम्हारी माना को डिग्रेड कर सकता है कि उसको छूना बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो रिस्पॉन्स में रियुगा उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे वही रिंग चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास वो अवेलेबल है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, और उसके बाद 2 मिलियन बंदा लगा के ये रिंग खरीद लेता है। अपने मन ही मन वो कहता है कि भाई इसको खरीदने में उसकी लाइफ सेविंग्स का 0.5% चला गया। और अब हमें इस डीबफ रिंग के बारे में रियुगा बताता है कि कोई बेवकूफी होगा जो कि 2 मिलियन एक ऐसे रिंग पर लगाएगा जिसमें इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है जो कि तुम्हारी माना लेवल को नेगेटिव में ले जाती है। तो आखिर क्यों मैंने इस रिंग को 2 मिलियन में खरीदा? तो इसमें एक सीक्रेट बसा होता है। वो सीक्रेट क्या है कि इसमें जो कर्स लगा हुआ होता है, तो अगर यूजर जो कि उससे पहनता है ऑब्वियसली वो हटा देता है, तो उसके पास नेक्रोमेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि बेस इंफॉर्मेशन। जब नेक्रोमेंसी के हाई क्लास के मेजेस हुआ करते थे, उनकी नॉलेज भी उस यूजर के पास आ जाती है। और ये देखकर हमारा रियुगा जो स्माइल करता है ना भाई, बैडएस लगता है भाई, बैडएस। और अब आखिर में उस कर्स को लिफ्ट करने की बारी है। अब उस कर्स को लिफ्ट कैसे करते हैं, तो ये तरीका हमें रियुगा से पता चलता है। रियुगा हमसे कहता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो कि किसी चीज से ज्यादा घबराता है या फिर उसको कोई रिवेंज लेना होता है, तो अगर वो इस रिंग को पहन लेता है तो उसके बाद वो कर्स उसी ही टाइप का और शेप का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, रियुगा को डिमिट्री से अपना बदला लेना था ना, तो अब ये कर्स डिमिट्री के फॉर्म में आ जाता है, जिसको रियुगा ने एक्सपेक्ट किया हुआ था। और अब इसको लिफ्ट करना कैसे है, तो ये हमें तब पता चलता है जब वो कर्स जो कि उस रिंग का कर्स होता है, वो डिमिट्री की आवाज में और उसकी पावर को यूज कर रहा था। अपनी पावर की एक झलक दिखाते हुए वो जब हमारे रियुगा पर भींग फेंकता है, तो उसी के साथ साथ वो रियुगा को रिमाइंड भी करवाता है कि वो एक नेक्रोमेंसर है और कॉन्सुलेशन के ब्लेसिंग्स के बगैर वो कभी भी उस 9 स्टार के हंटर्स को कभी भी ठोस और खरोच नहीं पहुंचा सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठे किया जाए। नहीं, मेरा मतलब
वो क्या होता है यार कि मतलब पुश करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड बीच में वो उसको जुड़ने से रोकती है। प्लस माइनस तो चिपक जाता है ना, माइनस माइनस नहीं चिपकता। हाँ सॉरी, इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में चूतिया बन गया। तो हाँ, खरोच ना पहुंचाने का जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक अच्छा और तगड़ा सा दिया था ना, तो उसको अपने माइंड में रख के एक और बात सुन लो। कॉन्स्टिलेशंस की ब्लेसिंग्स को अगर तुम खरोच पहुंचाते हो तो तुम्हारे साथ कॉन्स्टिलेशंस की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए बस, जो कि हमारे रियुगा के साथ तो नहीं है। तो यहाँ पर अब वो अपना बदला कैसे लेता है कि वो अपने मन ही मन कहता है कि अगर उसके पास कॉन्स्टिलेशंस की ब्लेसिंग नहीं तो वो खुद एक ऐसे कॉन्स्टिलेशंस को चुनेगा जो कि उसको एक नेक्रोमेंसर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो नेक्रोमेंसर्स की पावर है तो वो अंडरवर्ल्ड से आती है, ना कि कॉन्स्टिलेशन यानी कि गॉड लेवल से। और इस तरह का कॉन्स्टिलेशन पास्ट में रियुगा के साथ नहीं था, इस वजह से जब डिमिट्री और उसकी फाइट हुई थी तो वो बुरी तरह से हारा था। और अब इस लाइफ में वो जरूर ये चाहेगा कि उसको कोई ऐसा कॉन्स्टिलेशन ब्लेसिंग दे और उसको अपना डिसाइपल बना ले, जो कि उसको एक नेक्रोमेंसर के तौर पर भी एक्सेप्ट करेगा और फिर उसको अपनी पावर भी देगा, जिसकी वजह से वो अपना रिवेंज ले सकता है। तो वो उसको ढूंढने लग जाता है। और अब वो कौन होगा तो वो तो हमें स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करते हुए पता चलेगा। और उससे पहले ये बताना भाई, फेस गेम कैसा है भाई? बहुत नर्वस हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच यार मुझे मौका देने के लिए कि इतने हजारों लोगों के सामने मैं अपना फेस दिखाकर इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। तो होपफुली मैं अच्छा ही कर रहा हूँगा। कुछ भी नया चेंज करने का अगर बैकग्राउंड की बात हो तो यार ये हम जल्दी चेंज करेंगे, इसके लिए बजट चाहिए, बजट वीडियो से ही आएगा। तो या ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना और थैंक यू सो मच। और अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। तो कर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है कि रियोगा को सिस्टम पर मैसेज आता है कि उसकी जो रिंग थी वो एबिस वाली, वो अब रेयर से एपिक लेवल की हो गई है। और जैसे ही रिंग अपग्रेड होती है तो इसका मतलब कर्स लिफ्ट हो चुका है। और उसके बाद जब उसका स्टेटस विंडो वो खोलता है तो जो वो क्लासेस थी तो अब उसमें नेक्रोमेंसर भी दिखाया जा रहा था। तो इस वजह से पहले में रियुगा ने अपनी क्लास को जल्दबाजी में चुना नहीं, क्योंकि जो वो पास्ट की गलती जो उसने दोहराई थी तो उस वजह से जो उसकी ग्रोथ थी तो वो बहुत धीरे धीरे करके हो रही थी। नेक्रोमेंसर की क्लास को चूज करने के बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। और सिस्टम इतना जेनरस होता है कि वो उसको पूरे नेक्रोमेंसर की गाइड भी दे देता है। जैसे कि रियुगा ने कहा था कि इसका कर्स लिफ्ट करने के बाद तुम्हें एक गाइड दिया जाएगा, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उसमें गाइड का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। इस वजह से अब हमें समझ में आई कि सिस्टम उस बंदे को फिर एक गाइड प्रोवाइड करता है। अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को देखने के बाद कि वो अभी लेवल 1 का नहीं हुआ और उसके पास नेक्रोमेंसर की क्लास आ गई है, तो रियुगा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मतलब कि अब उसे अपना फ्यूचर दिखने लगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि वो अपने पास्ट में नहीं कर पाया था। फिर क्या होता है कि नेक्रोमेंसर की क्लास को सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्रोमेंसर का जो स्टेटस होता है वो उसको 2 न्यू स्किल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला रेज अनडेड और दूसरा बोन कंट्रोल। मुझे ज्यादा इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नेक्रोमेंसर प्रोटैगनिस्ट कैसे काम करता है और कैसी उसकी एबिलिटीज होती हैं। मगर बस इतना जान लो कि दोनों एबिलिटीज जो थी वो लेवल 1 की थी, मतलब कि ज्यादा वो कुछ खास नहीं जब तक वो उसे लेवल अप नहीं करता। और जैसे कि मैंने कहा कि अब उसे भी ये पल्लू पड़ जाता है कि नेक्रोमेंसर भी वो बन गया है, 2 स्किल भी उसे प्रोवाइडेड हो चुकी है, मगर अभी भी वो लेवल 1 का है और उसके साथ जो एबिलिटीज है तो वो लेवल 1 की होगी। और अब बात आती है कि वो कैसा अपना स्टार लेवल बढ़ा सकता है। जैसे कि मैंने कहा स्टार 1 से लेकर स्टार 7 तक, लेकिन इसमें भी ट्रांसेंडेंट लेवल होते हैं जो कि स्टार 9 के हंटर्स होते हैं, जैसे कि वो पहले अपने पास्ट में रह चुका था। अब 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि एक वो सिस्टम को फॉलो करेगा तो स्टार 1 से लेकर स्टार 7 तक वो आराम से पहुंच सकता है, मगर जो ट्रांसेंडेंट लेवल होता है ना स्टार 9 तक, तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत तो वो करेगा ही, जैसे कि उसने पास्ट में किया था, लेकिन अब की बार उसे कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग्स चाहिए। कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग जैसे मैंने समझाया, डिवाइन पावर जो कि डिवाइन प्रोटेक्शन तुम्हें दी जाती है। कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग्स जब उसे मिलेगी तो वो अपने जानी दुश्मन डिमित्री से भी अपना बदला ले पाएगा, जो कि सिर्फ एक पैथेटिक रीजन से उसको मार डाला था। ये कहते हुए रियुगा बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है, क्योंकि जो बदले की आग उसमें उसका खून उबाल रही थी तो वो उसके आंखों से
हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा फायर्ड अप हो चुका है और अब वो तलाश में लग जाता है एक ऐसे कॉन्स्टेलेशन स्टार की ब्लेसिंग लेने के लिए जो कि एक फॉलन कॉन्स्टेलेशन कहलाया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो रियुगा के साथ एक क्लॉक थी जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे आ गया। ये क्लॉक जिसकी है इसका नाम क्रोनोस है। क्रोनोस ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड है, वो भी ओलंपिस का, लेकिन उसके अपने ही बेटे ज़्यूस ने उसको मार गिराया बाकी गॉड्स की मदद के साथ। क्रोनोस की अगर बॉडी साइज और अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो सन गॉड हीलियोस जितना बड़ा था और उसकी पर्सनैलिटी भी सन गॉड जैसी मैच करती थी। हालांकि ओलंपिस में उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी थी, लेकिन फिर भी उसको अपने बेटे ज़्यूस ने मार गिराया, वो भी बाकी गॉड से मदद लेकर। इन सारी बातों में एक पॉइंट तो हमें पता चल जाता है कि जिस फॉलन कॉन्स्टेलेशन क्रोनोस की वो बात कर रहा था तो वो कोई ऐसा वैसा कॉन्स्टेलेशन नहीं है। हालांकि वो एक गॉड है और रियुगा एक इंसान है, लेकिन दोनों अपना बदला लेना चाहते हैं। अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया है। अगर पावर उसके साथ थी तो अपने लोगों के साथ भी थी, लेकिन बस उसे ओवरटेक करने के लिए उससे जान से मार डाला। रियुगा जो कि उसके टेंपल पर था, लेकिन अब टेंपल से ज्यादा वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, तो वो जो हाथ में उसके साथ घड़ी थी तो वो उससे स्टोन से बने हुए टेबल पर मारता है, जिसकी वजह से एक डायमेंशन खुल जाती है जो कि उसे क्रोनोस की असल टेंपल में ले जाती है, जिसका स्ट्रक्चर उसी तरह ही था जब उसे मारा गया था। जिसके बाद वो क्रोनोस के टेंपल को इधर उधर चेकआउट करने लगा कि तभी उसे क्रोनोस की आवाज सुनाई दी, जिसमें क्रोनोस रियुगा से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है और आखिर उसने उसे जगाया क्यों और कैसे जगाया। तो क्रोनोस को देखने के बाद वो डरता नहीं बल्कि वो मुस्कुराता है। मैं रियुगा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुस्कुराते हुए क्रोनोस से वो कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, वो भी डिथ्रोन ओलंपिस गॉड के सामने खड़े होकर। जिसके बाद क्रोनोस रियुगा के हाथ में अपनी उस क्लॉक को पाता है, जिसे देखकर वो समझ गया कि पास्ट लाइफ में ये जरूर एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस हुआ करता होगा, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता होगा, इसलिए टाइम में ये पीछे आकर मुझसे कुछ मांगना चाहता है। इससे पहले वो कुछ और बात करते तो क्रोनोस सीधा पॉइंट पर आता है कि आखिर उसको अवेक क्यों किया। तो अपने मन ही मन तो रियुगा को पता होता है कि आखिर वो यहाँ पर आया क्यों। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रियुगा हमसे बोला कि ये जो सामने गॉड उसके खड़ा है तो ये और कोई नहीं बल्कि क्रोनोस है, जो कि ज़्यूस का फादर है। क्रोनोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसने अपने ही लोगों से ये प्रोफेसी सुनी कि उसका बेटा होगा और वो उसे मार डालेगा, तो उस बात को क्रोनोस ने सीरियसली ले लिया और जब तक वो ज़्यूस का कुछ करता तो ज़्यूस ही बाकी गॉड्स के साथ उसे पछाड़ चुका था। तो रिवेंज की आग अब तक क्रोनोस में होगी, यही रियुगा एक्सपेक्ट कर रहा होगा और बिल्कुल उनकी सिचुएशन सेम टू सेम है। रियुगा को भी बदला लेना है और वो चाहता है कि क्रोनोस उसकी मदद करे, क्योंकि क्रोनोस को भी बदला लेना है। और किससे लेना है? ओलंपिस के गॉड से। और ओलंपिस के गॉड से वो क्यों बदला लेना चाहता है? अगर इस बदले की आग में रियुगा क्रोनोस को क्यों ऐड करवाना चाहता है? क्योंकि जिस कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग की दिमित्री बात कर रहा था और बाकी के जितने भी 9 स्टार्स के हंटर्स है, तो उन सभी के पास ओलंपिस गॉड की ब्लेसिंग्स है। ये एक तरह से रियुगा के भी दुश्मन हुए और हमारे क्रोनोस के भी। तो रियुगा बिल्कुल भी नहीं घबराते हुए क्रोनोस के सीधा मुंह पर बोलता है कि क्या वो अपना बदला नहीं लेना चाहता क्या? अपने बदले के बारे में सुनकर हम क्रोनोस की आंखों में भड़कते हुए शोलों को पाते हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि अभी तक क्रोनोस अपना बदला लेना चाहता है और वो अपने बदले की आग में लिपटा हुआ है और अगर उसको मौका मिलता है तो वो अपना बदला जरूर लेगा। और बाद में रियुगा उससे ये भी कहता है कि बस तुम्हें मुझे अपनी कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग देनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा कॉन्स्टेलेशन बनना पड़ेगा, वो क्रोनोस के बदले में उसका हाथ बटाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान एक गॉड को ऑफर दे रहा है, वो भी उसके बदले के लिए। तो इस बात को लेकर क्रोनोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और वो रियुगा से पूछते हैं कि एक इंसान को ये क्यों लगता है कि वो एक गॉड के बदले में उसकी हेल्प कर सकता है और वो करेगा क्यों? आखिर रियुगा का उसके बदले के साथ क्या रिश्ता नाता है और वो क्यों उसकी हेल्प करना चाहता है? तो रियुगा क्रोनोस से बोलता है कि देखो, तुम्हें भी अपने ज़्यूस से बदला लेना है और बाकी ओलंपिस के गॉड से, और मुझे भी लेना है, लेकिन बदला मुझे उन गॉड से नहीं बल्कि बदला उन गॉड्स के ब्लेसिंग्स वालों से लेना है जिनको कॉन्स्टेलेशंस की तरफ से ब्लेसिंग्स दी गई है। हम दोनों तरफ से कनेक्टेड हैं। तुम इंसानों से बदला नहीं लेना चाहते बल्कि गॉड से लेना चाहते हो, और मैं गॉड से नहीं बल्कि इंसानों से लेना चाहता हूँ। तो इसी तरह हम दोनों का रिवेंज पूरा हो जाएगा और इस रिवेंज आर्क में हम दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। इसके बाद क्रोनोस रियुगा की तारीफ भी करता है कि पास्ट लाइफ में उसकी नजर रियुगा पर थी, और कैसी थी? क्योंकि उसकी क्लोक हमारे रियुगा के साथ थी।
तो क्रोनोस कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं कि वो ओलंपिस के बदले में उसका हाथ बटा सके। मगर रियुगा यहाँ पर कहता है कि बात यहाँ पर ओलंपिस से बदला लेने की नहीं, बल्कि तुम ये सोचो कि मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। वो एग्जाम्पल के तौर पर विदाउट कॉन्स्टलेशन स्टार 9 का हंटर बन सकता है, तो वो क्यों कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग लेने के बाद क्रोनोस की मदद क्यों नहीं कर पाएगा। यही बात क्रोनोस के डायरेक्ट माइंड में जाकर लगती है कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मगर एक कंफ्यूजन है। क्रोनोस कहता है कि तुम देखो, मेरी ब्लेसिंग्स लेने के बावजूद भी तुम नेक्रोमेंसन के रास्तों पर चलोगे तो तुम मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ये मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अलग हूँ और नेक्रोमेंसी अलग है। तो रियुगा बोलता है कि ये गॉड ऑफ टाइम के लिए तो अलग है, लेकिन तुम्हारे जैसे गॉड ऑफ हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों सेम हो। और अपनी बात को समझाते हुए वो क्रोनोस को उसकी हिस्ट्री बताता है कि वो कैसे नेक्रोमेंसी के साथ अटैच है। ये जो टाइम और हार्वेस्ट की बात रियुगा ने कही, तो ये दोनों कनेक्टेड है हमारे क्रोनोस के साथ। कैसे, मैं बताता हूँ। टाइम एक अलग चीज है, वो भी रियुगा के हिसाब, लेकिन ये जो हार्वेस्ट है तो इसमें आता है हमारे क्रोनोस का वेपन, जो कि है एक साइथ। और अगर हम देखें तो ग्रिम रीपर के साथ भी एक साइथ होता है, जिसे वो एक बंदे को मारता है और फिर वो दोबारा रीबर्थ लेता है, लेकिन एक अलग जगह पर। तो हमारी रियुगा का मतलब ये था कि दोनों के पास सेम वेपन है, दोनों के ट्रेट्स जो है मर के दोबारा जिंदा करना और एक अलग जगह पर अलग टाइम पर, तो ये दोनों चीजें लिंक करती है। मतलब कि साइथ दोनों के पास है, दोनों के पास सेम एबिलिटी है, तो दोनों एक ही चीज हुए। लेकिन ये सुनकर क्रोनोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि ये दोनों चीजें सेंस भी बनाती है, मगर क्रोनोस रियुगा को धमकी देने लगता है कि ओए इंसान, तुमने मेरी एबिलिटी को ग्रिम रीपर अंडरवर्ल्ड के साथ कैसे कंपेयर की। और उसके गुस्से से पूरा का पूरा जो टेम्पल था वो वाइब्रेट करने लगा। क्रोनोस रियुगा से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बोलने की इजाजत तो दे रहा हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंटली बात करो। तो रियुगा उससे कहता है, वो भी खुद को बैलेंस करता हुआ, कि ये वक्त इस बात पर गुस्सा होने का नहीं है। रियुगा उससे कहता है कि क्या वो हमेशा के लिए इसी टेम्पल में रहना चाहता है, और उसका नाम ये जो लोग ले नहीं रहे और उसके बेटे ज्यूस का ले रहे हैं, वो भी उसके ज्यूस बेटे की वजह से, जो कि उसका बाप का नाम कोई ले नहीं रहा। तो क्या वो इस रिजल्ट के साथ खुश है? तो अगर वो खुश है तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा, वो भी बिना बकवास दोहराए और एडिशनली कुछ कहे। तो ये सब कुछ कहने के बाद अब रियुगा के पास और कोई भी चारा नहीं बचता। वो कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल एक गैम्बलिंग की तरह है। अगर क्रोनोस मान जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो वो उसको पुश भी नहीं कर सकता, और फिर वो सपना भूल जाए कि वो कभी डिमिट्री को हरा पाएगा, और या फिर उसकी कोई कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग्स उसे मिलेगी। मगर रियुगा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि क्रोनोस मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। क्रोनोस कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल एक नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ रहे हो, हालांकि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ और मेरी गॉड्स की ब्लेसिंग्स है। मतलब तुम गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ साथ अंडर वर्ल्ड की ब्लेसिंग्स भी अपने सिर पर लोगे, तो इसका दर्द और एगनी जो होगा तो वो बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम इसको टॉलरेट कर लेते हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक कॉन्स्टेलेशन बना लूंगा और मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा। तो अब ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी एगनी को एब्जॉर्ब कर लेते हो या फिर इसको टॉलरेट कर सकते हो, तो तभी हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद क्रोनोस क्या करता है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमारे रियुगा को देने लगता है, क्योंकि देख, रियुगा इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि एकदम से वक्त, जज्बात, जिंदगी सब कुछ पलट गया। और क्रोनोस जो कि एक पल के लिए रियुगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, तो अब वो उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो भी रियुगा के कंसेंट के बगैर कि वो रेडी है या नहीं। हाँ, रियुगा ने उसकी पावर मांगी है, लेकिन उसके लिए एक टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, उसका रेडी होना जरूरी है। मगर क्रोनोस तो उसे बस टेस्ट आउट करने में लगा है कि ये इस दर्द को सरवाइव कर पाएगा या फिर इस दर्द से मारा जाएगा। और ब्लेसिंग्स मिलते ही रियुगा के बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये दर्द की वजह एकदम सिंपल है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को आपस में क्लैश कर रहा है। वो खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन क्रोनोस उसको अपना एक सेंट बना लेता है और सेंट को होली पावर दी जाती है। मगर रियुगा तो अब होली पावर के साथ साथ नेक्रोमेंसर भी है ना, तो उसके अंदर कुछ डार्क एनर्जी भी है। तो आपको पता है कि कभी भी होली एनर्जी डार्क एनर्जी के साथ कभी भी आपस
आपस में कोलाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो यूजर की बॉडी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह हो जाता है। तो अब रियुगा की बॉडी में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर क्रोनोस बस उसे सिर्फ देखता ही जा रहा था, क्योंकि क्रोनोस को पता था कि अगर वो होली पावर को नेक्रोमेंसर पावर के साथ जोड़ेगा तो ये तो होना ही है। और इस वजह से क्रोनोस रियुगा को टेस्ट आउट भी करना चाहता था कि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि वो होली पावर और नेक्रोमेंसर पावर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक ही शरीर में, तो वो उसको अपना कॉन्स्टिलेशन बना लेगा और उसको अपना सेंट भी बना लेगा। ये सब का सब डिपेंड करता है हमारे रियुगा पर कि अगर वो इसको टॉलरेट करता है तो उसको कॉन्स्टिलेशन मिल जाएगी, जो कि उसे बहुत सालों से चाहिए थी और उसको कभी मिली नहीं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियुगा जापान वापस आ चुका था और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो कहता है, भाई जापान तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, सभी कंट्रीज में से ज्यादा ये मुझे पसंद है। और हम देखते हैं मिनी वर्जन ऑफ क्रोनोस को जो कि रियुगा के साइड में उड़ रहा था, और ये बात इस चीज को इंडिकेट करती है कि हाँ, क्रोनोस अब हमारी रियुगा का एक कॉन्स्टिलेशन बन चुका है। और जो टेस्ट क्रोनोस ने रियुगा को दिया था वो भी टॉलरेट करने का, तो वो उसको सक्सेसफुली टॉलरेट कर चुका है। क्रोनोस जब एक कॉन्स्टिलेशन के थ्रू बाहर दुनिया को देखता है तो वो कहता है कि टाइम बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट और क्रूल चीज है, क्योंकि वक्त कभी भी आपका इंतजार नहीं करती। ये जो टाइम ऑफ फ्लो है ये इतना ज्यादा फास्ट है कि इस वर्ल्ड की प्रोग्रेस को देखकर क्रोनोस कहता है कि ये वाकई में लाजवाब और क्रूल है। अब क्रोनोस हद से कुछ ज्यादा बातें कर रहा था और इसे देखकर रियुगा सोचने लगा। रियुगा क्यों सोच रहा था? क्योंकि अब क्रोनोस जो कि एक कॉन्स्टिलेशन के थ्रू अब जिंदा हो चुका है और रियल वर्ल्ड में आ चुका है, तो उसकी इतनी हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसका कोई वॉरशिपर नहीं है। मतलब कि बाकी गॉड्स के वॉरशिपर्स तो हैं, लेकिन क्रोनोस के नहीं, जिस वजह से वो एक ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मगर क्रोनोस को इतना ज्यादा हैप्पी देखकर हमारा रियुगा कहता है कि ये सठिया गया है या फिर उस जगह पर कैद रह रहकर इसका दिमाग खराब हो गया था और ये बस बाहर निकलना चाहता था। और क्रोनोस जो कि टाइम ऑफ फ्लो के बारे में बात कर रहा था, तो वो रियुगा की ओर देखकर कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ तो वो ठीक है ना मेरे कॉन्ट्रैक्टर। तो अब सिस्टम क्रोनोस को द हार्वेस्टर का टाइटल दे देता है, मगर इसका भी हमारे रियुगा के साथ सॉल्यूशन होता है। हालांकि उसने क्रोनोस को एक ग्रिम रीपर के साथ अटैच करके एक कॉन्स्टिलेशन का फॉर्म दे दिया है, मगर उसके कोई भी वर्शिपर्स नहीं, तो उसको सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना होगा। मतलब कि अब सारा का सारा काम जो है वो रियुगा को करना पड़ेगा। और हमारा क्रोनोस जो होता है तो वो भी एल्बो देकर रियुगा से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें अपना सेंट बनाया और जो कि तुम्हें चाहिए था, तो अब तुम्हारा ये हक बनता है, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम मेरे नाम का चर्चा पूरी दुनिया में फैला दो, ताकि मुझे भी वर्शिपर्स मिले, जिस वजह से कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग्स की जो पावर होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। वर्शिपर्स आएंगे तो पावर ज्यादा होगी, और जब पावर ज्यादा होगी तो हमारे रियुगा को फायदा होगा। मगर अब रियुगा ये भी समझता है कि ये एक गॉड है, लेकिन ये एक जगह पर इस तरह अकेले रहकर बहुत ज्यादा तंग हो गया होगा। इस वजह से जो हाइपर एनर्जी क्रोनोस यहाँ वहां फैला रहा था, वो भी रियुगा के साथ बात करते करते, तो उसका रियुगा माइंड तो नहीं करता, लेकिन जो काम उसके अब सिर पर आ गया है, तो अब वो उसको कहता है, धत तेरी की, अब सारा का सारा काम मुझे करना होगा, एक गॉड का काम अब एक इंसान करेगा। और क्रोनोस ने रियुगा को जो अपना सेंट बनाया था, तो वो प्रीस्ट की रेगुलेशन में सबसे हाईएस्ट रैंक भी है, जिसको लेकर अब उसको सिस्टम व्हाइट नाइट का टाइटल दे देता है, जिसमें वो नेक्रोमेंसर की पावर और होली पावर दोनों को यूज करने के बाद व्हाइट नाइट का टाइटल उसे दिया जाता है। क्योंकि सेंट जो होता है वो होली पावर का इस्तेमाल करता है और नेक्रोमेंसर जो होता है वो स्पिरिट पावर यानी कि नेक्रोमेंसी पावर। तो अब एक पर्सन जो कि दोनों पावर को यूज कर सकता है, तो हमारे रियुगा कहता है कि वो इस दुनिया में चीट कोड्स के साथ खेल रहा है, क्योंकि ये दोनों एबिलिटीज इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि उसे लगता है कि अगर वो इन दोनों को मास्टर कर लेगा तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जरा सोचो, एक पर्सन लाइफ एंड डेथ दोनों की पावर को यूज कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब क्रोनोस उसके सिस्टम पर देखता है और व्हाइट नाइट का उसे टाइटल दिया गया है, जिसमें वो डार्क
अनहोली एनर्जी दोनों को यूज कर सकता है, तो वो युगा से कहता है कि इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन मेरी नजर तुम पर थी इसलिए तुम्हें सेंट का रोल सबसे ज्यादा बेटर सूट करता था। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्रोनोस खुद की तारीफ भी सुनना चाहता था और क्रेडिट भी लेना चाहता था। तो अब क्रोनोस की पावर मिलने के बाद रियुगा सोचता है कि अब उसको एक टेस्टिंग ग्राउंड भी तो चाहिए ना, तो वो सोचता है एक गेट के बारे में जो कि जापान में इस वक्त अपीयर होगा। और वो जो गेट था तो वो कोई नॉर्मल गेट नहीं था, क्योंकि उस गेट का नाम था द एंशिएंट गार्डन गेट, जिसके बारे में रियुगा को क्यों पता, क्योंकि ये काफी पॉपुलर गेट भी है और अपने पास्ट लाइफ में वो अपने टीम के साथ अंदर इंटर किया था, लेकिन अब की बार वो अकेला जाएगा। सो या लेट्स रैप अप द वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दबाकर लाइक करना, दबा के शेयर भी करना और दबाकर सब्सक्राइब भी करना। कमेंट में जरूर बताना कि 10 आउट ऑफ कितना तुम इसे दोगे, मतलब कि फेस कैम के साथ, और ये भी बताना कि किस चीज पर ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अगेन अगर आप लोग बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, सून ये चेंज कर लेंगे। सो या अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय।